मोरो प्रोस्पेरी, सहारा रेगिस्तान में खो जाने वाला मैराथन धावक। मैराथन डे साबल्स पृथ्वी की सबसे कठिन दौड़। मैराथन डे साबल्स सहारा रेगिस्तान में 250 किलोमीटर 155 मील लंबी एक अत्यंत कठिन अल्ट्रा मैराथन है, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल फुट रेस माना जाता है। धावकों को अपना सामान, भोजन, स्लीपिंग बैग और जीवन रक्षक उपकरण स्वयं ले जाना होता है, जबकि रेस अधिकारी चेक पॉइंट्स पर सीमित मात्रा में पानी उपलब्ध कराते हैं। अप्रैल 1994 में 39 वर्षीय इतालवी पुलिस अधिकारी मोरो प्रोस्पेरी ने इस रेस में हिस्सा लिया। एक अनुभवी धावक होने के नाते उसने कड़ी ट्रेनिंग की थी और अपनी सहनशक्ति पर भरोसा था। दिन 1-3, एक मजबूत शुरुआत। मोरो ने पहले 3 दिनों में 100 किलोमीटर 62 मील से अधिक की दूरी तय की। वो अग्रणी धावकों के साथ था और अपने भोजन, सूखा मांस, बिस्कुट और खजूर का सावधानी से उपयोग कर रहा था। 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की भीषण गर्मी थी, लेकिन मोरो खुद को तैयार महसूस कर रहा था। तीसरे दिन के अंत तक वो कई प्रतिस्पर्धियों से आगे था। वो एक चेक पॉइंट पर आराम करने लगा, अनजान कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। दिन 4, वो रेत तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह मोरो ने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन दोपहर तक हवा तेज हो गई। कुछ ही पलों में एक भयानक रेत तूफान आ गया। हवा में रेत भर गई और दृश्यता शून्य हो गई। रेस अधिकारियों ने धावकों को रुकने और आश्रय लेने को कहा, लेकिन मोरो अपनी अग्रणी स्थिति खोने के डर से दौड़ता रहा। 8 घंटे बाद जब तूफान शांत हुआ, तो वो पूरी तरह से खो चुका था। चारों ओर केवल अनंत रेत के टीले थे। कोई रेस मार्कंग नहीं, कोई धावक नहीं, कोई चेक पॉइंट नहीं। दिन 5, कठोर वास्तविकता का सामना। पहले तो मोरो शांत रहा। उसने कंपास का उपयोग करके सही दिशा में चलने की कोशिश की। उसके पास केवल 1.5 लीटर पानी बचा था, लेकिन निर्जलीकरण तेजी से होने लगा। सहारा धोखेबाज है, यहाँ कोई लैंडमार्क नहीं होते, इसलिए दूरी का अंदाजा लगाना असंभव था। रात होते ही उसने रेत में एक छोटा गड्ढा खोदकर खुद को ठंडी हवाओं से बचाया। मोरो ने घबराना नहीं चुना। वो सर्वाइवल ट्रेनिंग ले चुका था और उसे विश्वास था कि जल्द ही मदद मिल जाएगी। दिन 6, पानी और आश्रय की तलाश। मोरो का पानी खत्म होने लगा। दोपहर तक प्यास असहनीय हो गई। उसने दूर पहाड़ियाँ देखी और उनकी ओर चल पड़ा। उसे विश्वास था कि वहाँ कोई गांव होगा। उसे मृग तृष्णाएं दिखने लगी। वो शहर और नदियाँ देखता, लेकिन जैसे ही वह करीब जाता, वे गायब हो जाती। सूरज ढलते ही उसे एक खंडहर मुस्लिम मजार मराबोट मिली। छाया पाकर वो वहीं गिर पड़ा। उसने खाने योग्य कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल पुरानी चिड़ियों की हड्डियां और सूखे अंडे के छिलके मिले। दिन 7, जीवित रहने की जंग। बिना पानी के मोरो के सामने एक भयानक विकल्प था, या तो प्यास से मर जाए या कोई और तरीका ढूंढे। उसने अपने ही मूत्र को पीकर हाइड्रेटेड रहने की कोशिश की। उसने देखा कि चमगादड़ मजार में आ जा रहे हैं और उन्हें पकड़कर उनका खून पीने लगा। उसने छोटी छिपकलियां भी खाईं, कच्ची ही निगल गया। इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई, लेकिन उसका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था। दिन 8, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब तक मोरो का वजन 18 किलो 40 पाउंड कम हो चुका था। वह थका हुआ, मतिभ्रम का शिकार और हिलने में असमर्थ था। उसने पत्थरों पर जमी ओस चाटकर पानी की तलाश की। उसकी त्वचा गर्मी से फट गई और होंठ सूज गए। उसे दूर आकृतियां दिखीं, लेकिन जैसे ही वह उनकी ओर भागा, वे गायब हो गईं। वे केवल मृग तृष्णाएं थीं। उसे पता था कि वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। दिन 9, आत्महत्या का प्रयास। अब मोरो को विश्वास हो गया कि वह मर जाएगा। वह और पीड़ा नहीं झेलना चाहता था। उसने रात में अपनी रेस बिब पर अपनी पत्नी के लिए एक विदाई संदेश लिखा। तारानकन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तारानकन। एक छोटे चाकू से उसने अपनी कलाइयाँ काट ली ताकि शांति से मर जाए। लेकिन रेगिस्तान ने एक और क्रूर चाल चली। निर्जलीकरण के कारण उसका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वह खून नहीं बह पाया।
अगली सुबह वह जीवित उठा। उसके भीतर कुछ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। दिन 10, अंतिम संघर्ष। अब मोरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने खुद को चलने के लिए मजबूर किया। उसने जानवरों के पैरों के निशानों का पीछा किया, उम्मीद करते हुए कि वे पानी या इंसानी बस्ती की ओर ले जाएंगे। उसके पैरों ने कई बार साथ दिया, लेकिन वह रेंगता रहा। तभी उसे दूर कुछ आकृतियां दिखीं। ये खानाबदोश थे। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उन्हें हाथ हिलाकर संकेत दिया। दिन 11, बचाव। तुआरेग खानाबदोशों ने उसे देखा और तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने उसे बकरी का दूध और पानी दिया, धीरे धीरे उसे होश में लाया। वे उसे एक अल्जीरियाई सैन्य कैंप में ले गए, जहां उसे इलाज मिला। जब तक उसे ढूंढा गया, वह 300 किलोमीटर 186 मील से अधिक चल चुका था, अल्जीरिया तक पहुंच गया था। उसे इटली के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका गंभीर निर्जलीकरण, लीवर डैमेज और अत्यधिक वजन घटने का इलाज हुआ। पूरी तरह से ठीक होना और अविश्वसनीय वापसी। इस भयानक अनुभव के बावजूद मोरो पूरी तरह से ठीक हो गया। अविश्वसनीय रूप से 2 साल बाद वह फिर से मैराथन दे साबल्स में दौड़ा, इस बार बेहतर तैयारी के साथ। उसकी कहानी प्रसिद्ध हो गई और बाद में वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, अपनी अविश्वसनीय सर्वाइवल यात्रा साझा करने लगा। दूसरे प्रतिभागियों का क्या हुआ? रेत तूफान के दौरान अधिकांश धावक वहीं रुके रहे, जब तक कि दृश्यता वापस नहीं आ गई। रेस अधिकारियों ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस ले आए। जब मोरो चेक इन नहीं हुआ, तो एक सर्च टीम भेजी गई। लेकिन विशाल सहारा में वह बहुत दूर निकल चुका था। उसके परिवार को लगा कि वह मर चुका है, जब तक कि वह चमत्कारिक रूप से अल्जीरिया में नहीं मिल गया। मोरो की कहानी से सीख। 1. प्रकृति को कभी कम मत समझो, रेगिस्तान अप्रत्याशित है, एक गलती जानलेवा हो सकती है। 2. जीवित रहना शारीरिक के साथ साथ मानसिक लड़ाई भी है, उसका दृढ़ संकल्प ही उसे जीवित रखा। 3. तैयारी महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त पानी या सिग्नल डिवाइस उसे जल्दी बचा सकता था। 4. सबसे मजबूत भी गलतियां करते हैं, तूफान में दौड़ने का उसका फैसला उसकी जान ले सकता था।